जो हमें ग्रेविटी की फॉर्मूला दिया गया था न्यूटन के जरिए कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, न्यूटन अपने पेपर के साथ आए थे। थर्ड बॉडी आती है जिसकी मास जो है इनसे कम है ना, तो वो किस किस पॉइंट पे स्टेबल हो पाएगी। नासा इज कमिंग अप विद लूसी स्पेस मिशन। अच्छा ओके, आदित्य L1 नाम तो जरूर सुना होगा सबने, हाँ। साइंस से हो नहीं हो न्यूज में आता ही है आदित्य L1। ये थ्री बॉडी सिर्फ स्टार्ट है केओस का। ये समझ के देखो कि अगर सिर्फ तीन ऑब्जेक्ट दुनिया में है उसके बावजूद भी वो स्टेबल नहीं। मून जा रहा है अर्थ से दूर ना, हाँ। और हम जा रहे हैं मून के पास। हेलो दोस्तों, बहुत समय बाद अब मैं आपको इंट्रो दे पाऊंगा। हमने 2-3 बार ट्राई किया है। अब मुझे चैनल का नाम भी याद हो गया, सूफी ट्रैम्प हेयर। ठीक है, क्या है कि इंस्टाग्राम पे अलग नाम है, यूट्यूब पे अलग नाम है, और मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। तो अब मैं दिल्ली से पूना में आ चुका हूँ। इन लोगों ने घसीट कर पूना में ये ले आए हैं। पुणे में बहुत गर्मी है, पर शाम को एक मध्यम मध्यम हवा बह रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना विज्ञान की बातचीत कर ली जाए आपके साथ, जो कि ये बहुत दिनों से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हर वीडियो का इंट्रो देते थे। इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब छीन लिया था, तो मैंने इनसे इंट्रो छीन लिया है इस बार। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे। थ्री बॉडी प्रॉब्लम पे ये लोग बातचीत करेंगे और मैं कैमरा पकड़ूंगा क्योंकि मैं अभी आया हूँ। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ बोलना होता है क्या? नहीं, इतना काफी आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुफियान आलम, व्योम रिचारिया और आपके अंकित भाई, ये तीनों हैं। ये तीनों थ्री बॉडी प्रॉब्लम पे बातचीत करेंगे और अब कैमरा मैं पकड़ूंगा। बाय द वे, अंकित को मैं और व्योम साहब को मैं बताना चाहूँगा कि आज दीक्षित क्यों कैमरा पकड़ रहा है। वो बहुत दिनों की लीव पे था और लॉस ऑफ पे लग चुका है और उनका अब यहाँ पे सारा सामान और ये सारी चीज़ें उनसे छीन ली गई है। एनीवेज, मैं इंट्रो फिर से अच्छे से दे नहीं पाऊंगा। डॉक्टर साहब बैठेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज, आज आपको कैसा लग रहा है बाद में इंट्रो देके? बुरा क्यों लग रहा है ये तो ऐसा हो गया, मतलब वो नहीं रहता है, कुछ कुछ लड़कियां अटेंशन दे रही है, चली गई और अब लग रहा है अरे हम ही देते थे तो ठीक था। एनीवेज, वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर। इन आवर लास्ट रील वी स्पोक अबाउट द थ्री बॉडी प्रॉब्लम, है ना? सो पहली बात तो थ्री बॉडी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से आई, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सो यू विल स्टार्ट विथ कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और कहाँ से आई। सुफियान आलम। तो सिंपली वे में इसको समझाता हूँ कि इमेजिन करिए एक ऐसा यूनिवर्स, आई एम सेइंग यूनिवर्स, जहाँ पे कुछ भी नहीं है सिवाय तीन ऑब्जेक्ट के, और ग्रेविटी उनके बीच में एक्ट करिए। बाकी सारी फोर्सेस भी हटा दो, अभी बाकी जो तीन फंडामेंटल फोर्सेस है ना उसको हटा दो और रोल में लेके आओ सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए कैमरामैन, इनको कैमरामैन कहना सही रहेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है, इधर आइए, ये दूसरी बॉडी है, ये तीसरी बॉडी है, इनके कुछ कुछ वेलोसिटीज़ है v1, v2 एंड ये मान लीजिए v3। और अब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही है। अब होगा क्या, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये मैं आपको इस वे में समझाऊँ। इधर दिखाओ यार, हमारा रोशन चेहरा दिखाओ। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि अब देखिए, हर एक की मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियल पोजीशन दिया है स्पेस के अंदर। अब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनके बीच में एक इंटरेक्शन हो, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा, जिसको न्यूटन भाई के हिसाब से हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उनके पास स्पीड है, तो इवेंचुअली उनका डिस्टेंस, मतलब उनकी पोजीशन बदल जाएगी। उस पोजीशन के हिसाब से अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बदलेगा। कैसे? इधर आइए, मान लीजिए वन बॉडी ने इस टू बॉडी पे इधर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई और इसने इस पे इधर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन अभी ऐसे है। लेकिन अगर यही बॉडी यहाँ तक आ जाएगी तो अब नेट फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा कुछ। इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ना अपने आप में उलझने लगेगी। तो ये उलझाव जो होता है ना, ये क्रिएट करता है कैसी प्रॉब्लम कि यार इस सिंपल थ्री बॉडी प्रॉब्लम को भी, थ्री बॉडी सिस्टम को भी, अगर मैं सिर्फ इसमें ग्रेविटी मान के चलूँ फिर भी मैं इसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाऊंगा कि एक्चुअली कुछ टाइम बाद या कुछ, मतलब कुछ जैसे मूवमेंट्स गुजर जाएंगे तो हर पोजीशन, हर पार्टिकल की पोजीशन क्या होने वाली है। हमारे पास डिटर्मिनिज्म नहीं आ सकता यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस। जो हमें ग्रेविटी की फॉर्मूला दिया गया था न्यूटन के जरिए कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि हम अब तक जितना बचपन में पढ़ते हुए आए हैं ना, वो बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में न्यूटन भाई ने बताया कि भाई G m1 m2 डिवाइड बाई r² लग जाएगा। अब देखिए, सिर्फ मैं तीन बॉडी लेके आया हूँ, तीन बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उसके बाद उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज होगी, उसके हिसाब से उस ग्रेविटी में उनके पोजीशन में क्या चेंजेस आएंगे, ये मैथमेटिक्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। दैट्स वाई इज प्रॉब्लम कि इसका भी सोल्यूशन आज तक मैथ्स के पास नहीं निकल के आया। हमें सिमुलेशन रन करने पड़ते हैं लेकिन मैथ सॉल्व नहीं कर पा रही। दिस इज सो कॉल्ड, एक सिंपल सोच के देखिए, एक यूनिवर्स जिसमें तीन बॉडी है, उसकी भी चीज़ें आप समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे और उसको बयान नहीं कर पा रहे कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। दिस इज थ्री बॉडी प्रॉब्लम इन सिंपल टर्म्स।
तो हर एक चीज़ के साथ लाइक हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि हम स्टोरी टेलर्स हैं, तो इसके पीछे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता नहीं कितने 100 सालों से चलते आ रही है ना। तो सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं कि जब न्यूटन अपने पेपर के साथ आए थे, प्रिंसिपा मैथमेटिका समथिंग अलोंग दोज लाइंस, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो उन्होंने जब ग्रेविटेशन और लॉज ऑफ मोशंस बताए थे तो उस हिसाब से वो परफेक्टली सन और अर्थ को लेकर इसको एक परफेक्ट और स्टेबल सिस्टम बताकर एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है। लेकिन तभी भी इतनी हमें एस्ट्रोनॉमी पता थी कि भाई इन दोनों के अलावा भी देयर आर अदर बॉडीज, अदर प्लैनेट्स, है ना। तो चलो अब इनको भी इस मिक्स में ले आते हैं और देखते हैं कि ये कैसे स्टेबलाइज हो पाता है। और क्या है कि अभी तक खैर हमने उस पर डेल्व नहीं किया इन डेप्थ, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट उस समय डिटर्मिनिस्ट्स होते थे, क्योंकि दुनिया और साइंस वाज स्टिल वेरी मच कनेक्टेड टू रिलीजन समवॉट, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि पूरी दुनिया परफेक्ट सेंस बनानी चाहिए, है ना। देयर कैन नॉट बी समथिंग नोन एज अनस्टेबल, जैसे भी आप अनस्टेबल हो गए सामने मच्छर। हाँ वो बिल्कुल भी हो नहीं मतलब ऐसा हो नहीं सकता। तो जब न्यूटन और उनके साथ के जो मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ट्राई किया कि 3 बॉडीज को अगर हम कंसिडर करें तो क्या ये सिस्टम स्टेबल हो पाएगा, तो थ्रू देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स, थ्रू हिज लॉज, उन्होंने जो कैलकुलेशंस बताई थी उससे ये स्टेबल नहीं हो रहा था। सो दैट इज वेयर द 3 बॉडी प्रॉब्लम केम इनटू बीइंग, कि भाई लेकिन उस समय ये माना गया था कि यार शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है ना। कि मैं न्यूटन का ये कहना था कि अभी तक जो मैं चीजें आपको बता पाया हूँ ये लिमिटेड है, शायद आगे जाके हम इस चीज को और बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो शायद हमारे पास जवाब आ जाएगा। मतलब फ्यूचर में एक ऐसी मैथमेटिक्स बनेगी जो शायद इसको जवाब दे पाएगी। Yes. अभी हमारे पास वो मैथमेटिक्स नहीं आ चुकी। हाँ। फिर कुछ 100 साल बाद एक लेनर्ड यूलर करके एक मैथमेटिशियन थे, बहुत पॉपुलर है वो, लेकिन उन्होंने एक 3 बॉडी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम मान लें कि एक लाइन से प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्लैनेट ये ले लेते हैं, ये लीजिए पेन और ये, हाँ ठीक है, ये रहा प्लैनेट ए, प्लैनेट बी, प्लैनेट सी। अभी तो खैर ये डिफरेंट शेप और साइजेस के हैं, बट लेट अस अज्यूम सेम शेप सेम साइज। अगर प्लैनेट ए और प्लैनेट सी का मास ज्यादा है और उनके कंपैरिजन में जो प्लैनेट बी है उसका मास नेग्लिजिबल है, तो ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ये इस कदर रिवॉल्व करेंगे कि हमेशा ये स्ट्रेट लाइन मेंटेन रहेगी। ओके, ठीक है। और ये आइडिया से एक और एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जोसेफ लुई लाग्रांज, ठीक है। अंकित भाई ये शब्द बोलो जरा। मैं बस जोसेफ लुई लाग्रांज। वाह वाह। हाँ, तो वो एक्चुअली लेनर्ड यूलर को अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने और फर्दर स्टडी किया और उन्होंने कुछ पॉइंट्स बता दिए जिसके बारे में अंकित भाई आगे जाकर बहुत ही अपने एकदम जो सरल अंदाज में। बाय द वे मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सबने शायद देखा होगा स्लो इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा। हाँ, तो बहुत धीरे धीरे कहानियां उनकी जीवन चलता है, वैसे जो मध्यम हमें उस सफर पे ले जाते हैं वो अंकित साहब की ताकत है। ये इतने खूबसूरत टीचर हैं केमिस्ट्री के, तो इनकी ताकत है एकदम स्ट्रीमलाइन, आराम से तसल्ली से। आज तुम यार चाय पियो पहले, यार तुम बाद में बात करेंगे, पहले चाय पियो, आराम से तसल्ली में आ जाओ। एनीवेज, और मतलब वही है, यही हमारी स्ट्रेंथ है और यही अंकित भाई की स्ट्रेंथ है कि वो चीजें बहुत डेप्थ में बहुत जल्दी समझते हैं और इतने अच्छे से समझते हैं कि समझा पाते हैं। तो मैं आपका वक्त और जाया नहीं करूंगा। ओवर टू अंकित भाई। कैमरामैन बहुत बोल रहा है। हाँ नहीं ठीक है यहाँ आज, है ना। एक्चुअली आज जो बात चल रही है 3 बॉडी डायग्राम पे, सॉरी 3 बॉडी पैराडॉक्स पे, है ना, कि स्टेबल नहीं हो पाता, या तो वो टकरा जाएगा या फिर कहीं दूर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर एक केस लिया गया ऐसा कि क्या हो अगर एक जो बॉडी है उसका मास बहुत ही कम हो, निग्लिजिबल हो बाकी 2 के कंपैरिजन में, तो क्या फिर कोई सोल्यूशन निकल पाएगा उसका? क्या ऐसा कोई पॉइंट निकलेगा जहाँ पे वो बॉडी स्टेबल रह सके? तो फिर उसका सोल्यूशन निकाला गया, जो अभी बताया भाई ने कि लैग्रांजा साहब जो थे, लैग्रेंज साहब, उन्होंने 5 पॉइंट्स ऐसे सोल्यूशन दिए कि इन 5 पॉइंट्स पे अगर वो थर्ड बॉडी को रखा जाए जिसकी मास निग्लिजिबल है बाकी 2 के कंपैरिजन में, तो फिर वो वहाँ पे स्टेबल रह पाएगा। तो 5 पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट बोला गया, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है। तो सपोज दैट कि एक बॉडी है, इसका मास बड़ा है, सपोज दैट सन है ये, है ना, इसका मास क्या है, ज़्यादा है। सेकेंड जो बॉडी है वो है हमारा अर्थ, उसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा।
अब होगा क्या कि कोई एक थर्ड बॉडी आती है जिसकी मास जो है इनसे कम है ना, तो वो किस किस पॉइंट पे स्टेबल हो पाएगी। तो पहला पॉइंट एक लिया गया इन दोनों के बीच में जिसे बोला गया L1। अब ये स्टेबल कैसे है यहाँ पे, तो सन अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इस पर, अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, साथ ही जब ये रोटेट करेगा ऐसे रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड तो इस पर बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। हाँ। तो अर्थ का ग्रेविटेशन इस पॉइंट पे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्सेज सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए ये यहाँ पे स्टेबल हो पाता है। यह है पॉइंट आपका L1। अभी एक मिशन भी गया था ना हमारा आदित्य L1 करके, आपने सुना होगा, तो L1 वही पॉइंट है जहाँ पे उसको रखा गया अरे वाह। है ना। फिर एक पॉइंट आता है L2 जहाँ पे वो स्टेबल है, तो वो पॉइंट आएगा छोटे वाले प्लैनेट के पीछे में। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये घूम रहा है, अब इस पे बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और अर्थ और सन का ग्रेविटेशन इस पे लगेगा, है ना। तो ये L2 क्या होता है, थोड़ा सा दूरी पे होता है, क्लियर। तो इसके कारण ये स्टेबल हो पाता है। थर्ड जो पॉइंट है L3 वो क्या रहेगा, सन के पीछे, कि इधर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, सन इधर की ओर खींच रही है, अर्थ इधर की ओर खींच रही है, ठीक है। हालांकि ये बहुत दूरी पे है, सपोज दैट अर्थ यहाँ है, आपको यहाँ से यहाँ भेजना है, हाँ। तो ये ज्यादा काम में हम लोग लेते नहीं है। हाँ। फिर आया L4 और L5, है ना। L4 और L5 सपोज दैट ऐसा करो कि इक्वल डिस्टेंस पे रखो यहाँ पे, है ना। ये हो गया आपका L4 कि ये यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, डन। और फिर आएगा एक पॉइंट L5 ठीक, जो यहाँ पे ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं वहाँ पे, क्लियर। तो ये हो गए पांचों पॉइंट्स, है ना। अब है कि इसका यूज क्या क्या है, L1 L2 L3। तो एक बोला जाता है कि L1 L2 L3 जो पॉइंट्स है वो मेटा स्टेबल है, अनस्टेबल तो नहीं बोलते, बोलते मेटा स्टेबल है। इसलिए बोलते हैं उसको कि उसको हर कुछ दिन पे स्टेबिलिटी पे लानी पड़ती है। एक्चुअली ऐसे समझ सकते हैं इसको कि एक पहाड़ है, इस पे एक बॉल रख दिया हमने, है ना। अब इस पे हल्का सा भी फोर्स लगेगा ना तो ये गिर जाएगा। तो जैसे ही ये गिरने वाला होगा ना, हम क्या करेंगे, एक थ्रेड से इसको खींच के फिर से यहाँ पे ले आएंगे। क्या बात। यही हुआ मेटा स्टेबिलिटी के मतलब कि यहाँ पे कोई एक हमने सैटेलाइट भेजा, टेलीस्कोप भेजा, क्लियर। अब ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा, क्यों होगा, ड्यू टू सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, बहुत सारे रीजन है, कोई एस्टेरॉयड आएगा, हाँ। तो इसके कारण ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है यहाँ पे। तो इसको फिर से वहाँ पे फ्यूल वगैरह रखता है, जिसके कारण इसको फिर से उस पॉइंट पे ले आया जाता है ताकि फिर से स्टेबल हो जाए। क्या बात। तो ये हुआ L1 L2 L3 जो मेटा स्टेबल बोला जाता है। L4 और L5 को स्टेबल पॉइंट्स बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं, उसको आप समझ लो इस तरीके से कि ये आपका है बॉल, इसमें आपने डाला बॉल, है ना। अब अगर उसको आप यहाँ तक ला के छोड़ोगे तो वो फिर से वहीं पे जाएगा, है ना। सपोज दैट ये L4 पे कोई एक सेटेलाइट रखा हमने या टेलीस्कोप रखा, अब इसको हमने ऐसे खींच रखा है थ्रेड से, अब इसको उधर भी खींचोगे ना तो ये फिर से यहीं पे आएगा, समझ गया। लेकिन क्या हो अगर कि इसको इस बाउंड्री से बाहर ले जाके गिरा दे तो अब वो वापस नहीं आएगा। तो वही होता है, ऐसा नहीं कि वो स्टेबल है मतलब वो कभी हटेगा ही नहीं। हाँ, उसको थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ज़्यादा दूर ले जाओगे तो फिर वो अपने जगह छोड़कर बाहर चला जाता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा और डिटेल में कि इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा होगा आदित्य L1, नाम तो जरूर सुना होगा सबने, साइंस से हो नहीं हो न्यूज में आता है आदित्य L1। आदित्य L1 उसका नाम पहली बात क्यों है, क्योंकि आदित्य मतलब सन को स्टडी करने के लिए हमने वो बनाया था टेलीस्कोप, और L1 मतलब उसको L1 पॉइंट पे रखा गया, है ना। अब एक क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे ना कि L1 तो अनस्टेबल है, मेटा स्टेबल है, तो L4 L5 पे रखते हैं आप, है ना, आपकी फ्यूल बच जाती। होता क्या है कि एक तो L4 L5 इतना दूर है कि आपको भेजने में ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा, ऊपर से जब सिग्नल वहाँ से डेटा भेजेगा तो आपको 5-6 मिनट लगेंगे आने में वो सिग्नल, जबकि यहाँ से क्या होता है आपका मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आपका सिग्नल पहुंच जाता है, ठीक है। L3 भी इसीलिए नहीं यूज करते क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। L2 यूज नहीं क्यों नहीं करते, क्योंकि सन को स्टडी करना है तो पीछे रख के वो करेगा क्या, इसीलिए L1 पॉइंट पे ही उसे रखा जाएगा। L4 पे रखते हैं तो एक और दिक्कत है कि सन जब अर्थ जब घूमेगा सन के अराउंड तो हो सकता है बीच में आ जाए, तो उस समय सन की स्टडी नहीं हो पाएगी। आपने एक और नेम सुना होगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, है ना। स्पेस थोड़ा सा मेरा गड़बड़ है तो वो समझ ले रहा है ना सब लोग। स्पेस, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। अब उसे भी है कि L2 पे हम लोग रखते हैं। क्यों L2 पे रखते हैं, क्योंकि जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है वो इंफ्रारेड सेंसर पे वर्क करती है। तो अगर यहाँ पे रखोगे तो सन का लाइट आएगा, चौंधिया जाएगा वो, है ना, कि भैया इतना लाइट आ रहा है, इसको देखे, है ना। तो इसीलिए इसको डार्क और कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो इसीलिए ना L3 पे रख सकते हो, ना L4 पे, ना L5 पे, L2 पे हम लोग रखते हैं, नजदीक भी है, बात है यार, क्लियर।
एक तो अर्थ इसको बचा लेता है सन से, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, बहुत दिन तक काम करेगा, अंधेरा अलग हो जाएगा और ठंडी रहेगी वहाँ पे, है ना। तो ये दूर दूर तक इंफ्रारेड रेज जो आती है उसको ये इमेज के फॉर्म में आपको भेज देता है, इसलिए उसको वहाँ पे रखा जाता है। तो ठीक है, L1 L2 का तो यूज हमने समझा, L4 L5 का यूज कब करेंगे? स्टेबल है जबकि वो, उसका फिर भी यूज नहीं कर पा रहे हम लोग। तो इन फ्यूचर, अब यहाँ पे सुनना थोड़ा सा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग हो जाता है। इन फ्यूचर सपोज दैट कोई स्टेरॉयड है, पहला सिंपल लेते हैं कि आपको एक स्पेस स्टेशन बनाना है, ठीक है, तो आप कहाँ पे बनाओगे? क्योंकि स्पेस स्टेशन टेलीस्कोप से बहुत बड़ा होता है साइज में, तो उसको हम लोग L4 और L5 पे रखेंगे इन फ्यूचर। अच्छा, क्लियर? बहुत L4 L5 पे इसलिए रखेंगे क्योंकि आपको फ्यूल नहीं लगेगा उसको इधर उधर, और वो स्टेबल है, मतलब लाखों सालों तक स्टेबल है। अभी जो आदित्य L1 यूज करते हैं उसको हर 2 वीक पे हमें स्टेबल बनाना पड़ता है, अच्छा, है ना। जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्टेबल बनाना पड़ता है हमें, हर 2 वीक में करेक्शन करना पड़ता है। सेकेंड थिंग, अगर इन फ्यूचर आपको स्टेरॉयड माइनिंग, एक टर्म है ना, स्टेरॉयड माइनिंग होता क्या? सपोज दैट कोई एक स्टेरॉयड है स्पेस में, वहाँ पे कोई सपोज लिथियम है, अर्थ पे लिथियम खत्म हो गया, स्टेरॉयड पे लिथियम है, अब हमें उसे माइन करके अर्थ पे लाना है, तो हमें एक स्टेबल सिस्टम चाहिए होगा ना वहाँ पे, जो वहाँ पे रुके, हम वहाँ से वहाँ पे भेजें। तो स्पेस स्टेशन का काम वहाँ पे आ सकता है कि भैया हम लोग माइनिंग करेंगे, यहाँ पे एक जगह बनाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह सब होगा, यहाँ से हम लोग जाएंगे वहाँ पे माइनिंग करके लाएंगे। या फिर हमें कोई सपोज दैट मार्स जैसा कोई प्लानेट पे शिफ्ट होना है ना, हमें कुछ दूरी पे शिफ्ट होना है। अब पूरे प्लानेट को अब तुम घुमा पाओगे क्या फ्यूल देके? नहीं घुमा पाओगे, है ना। तो हम एक ऐसा छोटा सा जगह बनाएंगे L4 और L5 पे, अब वो तो बिलियन ऑफ ईयर्स तक एग्जिस्ट करेगा उसी पोजीशन पे, वो न हिलेगा न डुलेगा, स्टेबल रहेगा। क्लियर? तो इन फ्यूचर हम वहाँ पे एक ऐसा जगह बना सकते हैं जहाँ पे ह्यूमैनिटी को ठहराया जा सकता है बिलियंस ऑफ ईयर तक, ट्रांजिट स्टेशन टाइप्स। हाँ, कि मतलब वहाँ रुक के फिर आप ट्रांजिट कर सकते हो फ्यूलिंग के लिए। फ्यूलिंग जैसे होता है ना कि हम लोग बनाते हैं कि यहाँ पे आप अपना शिप वगैरह फ्यूल कर सकते हो, तो अगर आप स्पेस एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहे हो तो आप वहाँ पे फ्यूलिंग की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो ये है इन सारे पॉइंट्स का मतलब, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स भाई, वाह, अंकित भाई समझाए और समझ ना आए, मुझे भी आ गया मतलब। इधर दिखाओ वे अंकित भाई, अभी दिखाओ, आप चले गए थे स्लो इंटरव्यू विद नीलेश मिश्रा के साथ, लगता है मुझे सारे चीजें विद डिटेलिंग में अंकित साहब ने समझाई। एनीवेज, आपको कुछ पॉइंट बोलना मुझे या फिर हाँ, तो अगर आप और जानना चाहते हैं तो नासा इज कमिंग अप विद लूसी स्पेस मिशन। अच्छा, जो जुपिटर के पास के जो कुछ एस्टेरॉइड्स हैं उनको स्टडी करने के लिए, तो ये जो लूसी जो रहेगा दैट विल बी स्टेशनड एट L4। ओके, तो सबसे पहले तो अमेजिंग बात ये कि कितने जल्दी, मतलब हमने आज शाम को ही ये बात पढ़नी शुरू की थी, कितने जल्दी और कितने अच्छे से उन्होंने ये बात समझी। और एट द सेम टाइम लग्रांज की क्या मतलब हमारे जो साइंटिस्ट थे जो पहले थे, मतलब कितने डीप, क्या अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। 400-500 साल पहले जब ना स्पेसशिप था ना कुछ था, उन्होंने इन सब चीज़ों का के प्रिंसिपल्स हमें बताया और वो आज तक लागू होते हैं। हमारे सारे जो सैटेलाइट्स हैं लगभग सारे वो भी लग्रांज प्रिंसिपल पर ही रहते हैं। खैर, अब और आगे बढ़ते हैं ऐसे कि अब क्या होता है कि अभी भी लोग ये सोच रहे थे कि चलो Lagrange has explained to us that there are certain points जहाँ पर एक 3 body system survive कर सकता है, stable रह सकता है। फिर करीब 100 साल बाद एक ऑनरी पॉकरे, ठीक है, अगर आप उनका नाम पढ़ोगे तो हेनरी पॉइंकेयर करके आता है अगर इंग्लिश में लिटरली प्रोनाउंस करो तो, बट ऑनरी पॉइंकेरे ने ये कहा था कि एक्चुअली अगर आप देखोगे कोई भी 3 body सिस्टम आप ले लो, अगर वो सर्टेन कंडीशंस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मीट नहीं करता, तो आप चाहे कितने भी फॉर्मूले लगा लो, अ 3 body सिस्टम कैन नेवर स्टेबलाइज, नेवर। बिल्कुल। और इस पे बहुत डिबेट्स होने लगी थी, और वही होता है कि क्या रहता है कि कई बार ना ये चीज़ें पेपर पेन पर लिख दी जाती हैं, लेकिन हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं होती, हमारे पास तरीके नहीं रहते कि हम स्पेस में देख पाएं ऐसी चीज़ें, पढ़ पाएं, समझ पाएं। तो दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ वॉट इज नोन एज केओस थियरी, कि अगर 3 body सिस्टम ही स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है तो हमारा सोलर सिस्टम, जहाँ उस टाइम पे तो प्लूटो को भी प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, दैट हैज 9 planets and 1 star, 10 bodies, प्लस आसपास की गैलेक्सीज, दूसरे स्टार सिस्टम्स, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, क्या हम इवेंचुअली कोलैप्स कर जाएंगे? तो फिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? फिर 1900s में हमने पढ़ा कि
आइंस्टाइन केम अप विद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेस टाइम कर्वेचर। अब ये और प्रॉब्लम मुश्किलात बढ़ा और कॉम्प्लिकेट हो गई। हाँ। लेकिन थैंकफुली तब तक आगे थे कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से हम ये कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले उसमें कहा था कि जब तक आप कुछ सेट लिमिट बता दीजिए हाँ। एक मशीन को, वो आपको कैलकुलेट करके पॉसिबिलिटीज बता सकती है। तो कई सारे मैथमेटिकल सिमुलेशंस करने के बाद भी हमें ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल नहीं है, कोई भी 3 बॉडी प्रॉब्लम स्टेबल नहीं है। एट दिस इवेंचुअली लेड टू व्हाट इज नोन एज द केओस थ्योरी, जो सूफियान आपको समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताने चाहूंगा कि डॉक्टरों की सिर्फ राइटिंग ही नहीं, जबान भी समझना मुश्किल हो जाती है कभी कभी। जो उन्होंने वर्ड बोला था, क्या बोला था? ऑनरी पॉन्करे, ये इनकी राइटिंग है। Anyways, इनके तो साथ एक लिंगुअल क्लासेस भी रख लेते हैं। ये भी कर सकते हैं। बाय द वे, मैं आपसे ये बात हो रही थी कि ये सारी समस्याएं 3 बॉडी पे आके रुकती क्यों? सबसे पहले ये 3 बॉडी सिर्फ स्टार्ट है केओस का। ये समझ के देखो कि अगर सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट दुनिया में है, उसके बावजूद भी वो स्टेबल नहीं। तो जो ये यूनिवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है इतने, जिसमें इतने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर डार्क मैटर उसको हटा दो, पहले भी सिर्फ ऑब्जेक्ट पे लेके आते हैं। उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस पहले फोर्स मानते थे न्यूटन भाई के हिसाब से, आइंस्टाइन भाई ने उसको कर्व बना दिया, स्पेस टाइम कर्वेचर, उसमें और सारे वेरिएबल्स ऐड हो गए। वहां से ये आता है कि 3 बॉडी तो स्टेबल नहीं थी, 3 बॉडी के हमारे पास मैथमेटिकल चीजें नहीं थी, तो इतने बिलियंस ऑफ चीजों के पास क्या होगी? तो इवेंचुअली क्या हुआ कि केओस थ्योरी क्या कहती है कि दुनिया जो है ना वो केओटिक ही है। ये संसार का नियति है कि ये उलझ के खत्म हो जाएगी। इस बात को गहराई से समझो। ये फिलोसफिकल लोग मुझे बहुत भी बोलते हैं यार तुम साइंस को फिलोसफी डालते हो। दिस इज फिलोसफिकल ना साइंस। अगर हम पीएचडी पे जाते हैं तो पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है डॉक्टर साहब? फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। देखो, तो साइंस में अब ये जब ये इस पे बात कर रहा हूँ कि सोच के देखो कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हुआ क्या कि अगर 3 बॉडी एक सही लोकेशन पे हो और सही इनिशियल कंडीशंस पे हो, स्पीड और ये सब विद सही मासेस के साथ हो, तभी वो स्टेबल है। अब स्टेबल का मतलब और अनस्टेबल का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि 3 बॉडी की जिसकी इनिशियल कंडीशन थोड़ी सी हिली हुई है तो स्टेबल नहीं है, वो कुछ टाइम के लिए स्टेबल है। अब हम जब बात करें स्टेबल का मतलब है कि यूनिवर्सली स्टेबल फॉर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बहुत कम पॉइंट्स हैं, लेकिन फॉर सम टाइम 3 बॉडी जिनकी अलग अलग इनिशियल कंडीशन है, मासेस हैं, वो फॉर सम टाइम स्टेबल दिख सकती हैं, रह सकती हैं। अब यहीं से केओस ये आता है कि हम जो ये ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्सली केओटिक बिहेवियर का एक स्टेबल फेज में है। अब मैं इसको आपके एक एग्जांपल समझाता हूँ। 2006 में शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में किसी मैथमेटिशियन ने, उनका नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने सिमुलेशन रन की थी और उन्होंने बताया जो हमारा इनिशियल कंडीशन है अभी सोलर सिस्टम की, जो प्लैनेट्स की कंडीशंस हैं, प्लैनेट्स ले लो और थोड़े एस्ट्रॉइड जो आसपास जो इफेक्ट डाल रहे हैं मेजरली, सन ले लो, ये सिस्टम भी मैक्सिमम 10 मिलियन ईयर्स ही स्टेबल है। मैक्सिमम इस सोलर सिस्टम का अंत है, केओस थ्योरी कह रही है। इसके बाद स्टेबल नहीं है। अब सोच के देखो, ये तब स्टेबल नहीं है जब अभी सब कुछ वैसा ही चलता रहे जैसे अभी चल रहा है। सारे प्लैनेट्स और ये सब एक अभी जिस हिसाब से उसी हिसाब से रहेंगे, तभी जाके ये दुनिया जो है, हमारा सोलर सिस्टम जो है, वो 10 मिलियन ईयर्स तक स्टेबल रहेगा, इवेंचुअली टूट जाएगा। अब उन्होंने एक और चीज़ करी सिमुलेशन में। उन्होंने क्या किया, मरकरी का ना ऑर्बिट 1% से हिलाया। उस सिमुलेशन ने क्या कहा पता है? इवेंचुअली कुछ सालों बाद, मतलब मिलियंस ईयर्स के बाद, मरकरी जाके टकरा गया वीनस में। जुपिटर और सैटर्न में लड़ाई हो गई, सिर्फ 1% की बात हुई है। इवेंचुअली देखो, 3 बॉडी प्रॉब्लम के हिसाब से समझो पहले, ये बताती कि इतना प्रिसाइज उनका कहते हैं ना, इतना प्रिसाइज जगह पे होने चाहिए कि हल्का सा भी चेंज उसको तोड़ के रख देगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत डरावनी चीज़, बहुत सिंपल एग्जांपल दूँ। मैंने आपको बोला सिमुलेशन में 1% मैंने मरकरी का वो चेंज किया, ऑर्बिट का डिस्टेंस चेंज किया और ये हो गया। अभी जैसे अभी 10 मिलियन ईयर्स तक है, उसमें कम हो गया था, 1 मिलियन या उससे कम टाइम पीरियड का हो गया था। अब ऑलमोस्ट 10 टाइम्स फास्टर। बहुत बहुत ऐसे रैपिड होता है एकदम। अभी देखो, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको लगेगा कि यार एक प्लैनेट, एक बहुत दूर का प्लैनेट आया और हमारे सोलर सिस्टम से गुजर के चला गया, क्या फ़र्क पड़ा? भैया फ़र्क पड़ा। पहली बात क्या, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हमारे प्लैनेट से इंटरेक्ट कर गया, कुछ तो हिला दिया होगा। उसका इफेक्ट अभी आपको नहीं दिखेगा, वो इवेंचुअली बढ़ के जब कियोस में सब उलझ जाएंगे तब दिखेगा, अरे भैया ये हुआ था क्योंकि मिलियंस ऑफ साल पहले एक एस्टेरॉयड निकल गया था सोलर सिस्टम के पास से, जिसका रिजल्ट क्या होगा? कियोस, बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट, ये बात होगी। अब मैं आपको एक डरावने वाली चीज़ बताता हूँ। सोच के देखिए, ये हम सबको पता है फैक्ट कि मून जा रहा है अर्थ से दूर है।
हाँ, अबे सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है। कब मून कब मून जो है अर्थ से दूर जाता है, उसका बहुत सिंपल मैं वो फिजिक्स से उसकी समझाता हूँ। होता क्या है, अर्थ पे है पानी, मून पानी को अट्रैक्ट करता है तो पानी खींचता है, टाइडल इफेक्ट जो आता है। अब अर्थ नीचे से रोटेट कर रही है, अब पानी थोड़ा विस्कस है तो अर्थ की रोटेशन चेंज हो रही है। इवेंचुअली ये कह लीजिए सिंपल टर्म्स में कि मून की वजह से ये अर्थ की जो रोटेशन एंगुलर मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मून और अर्थ को अगर मैं क्लोज सिस्टम मानूं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम जो है वो कंजर्व रहता है। मैं बहुत साइंटिफिक टर्म्स में जा सकता हूँ क्योंकि भौतिकी आती है, लेकिन सिंपल में बता रहा हूँ कि अर्थ की एनर्जी जो है, टेक्निकल एनर्जी जो है वो मून में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होने का मतलब क्या है, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप धागे को पत्थर से बांधिए और घुमाइए, जितनी तेज घुमाएंगे आप देखेंगे आप उसका डिस्टेंस बड़ा कर सकते हैं। इवेंचुअली अगर मून का स्पीड बढ़ जाएगा तो वो रेडियस ज़्यादा लंबा एक्वायर कर लेगा, तो मून जा रहा है अर्थ से दूर। अब इसका मतलब देखिए, मैं बताया मरकरी का 1% चेंज हुआ था, सोलर सिस्टम मिल गया। ये तो साबित बात है, मरकरी का 1% चेंज करने का मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। ये तो साबित है कि मून निकल रहा है अर्थ से दूर। उसका भी इफेक्ट बटरफ्लाई इफेक्ट जो बोल रहे हो वो इवेंचुअली ऐसा है कि सोलर सिस्टम कोलैप्स करना ही है। ये सो कॉल्ड सोलर सिस्टम का अंत केओटिक थ्योरी कहती है, होना ही है, क्योंकि यूनिवर्स केओस में ही है। वी एग्जिस्ट इन अ स्टेबल फेज ऑफ दिस केओटिक यूनिवर्स। ये यहाँ पे जाके केओस की थ्योरी कहती है, दिस इज ऑल अबाउट केओस थ्योरी। एंड एक और चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई सारे लोग ना पैनिक कर जाते हैं। नहीं, सही मायने में ये हुआ था। मैं तो खैर अंग्रेज की औलाद तो हुई मतलब मेरे लगान देना होगा दिया है मैंने। हाँ, तो मैं बहुत कॉस्मोस वगैरह ये देखता था बचपन में, नेशनल जियोग्राफिक पे आता था, बहुत अच्छा शो है। आप उसे टॉरेंट कर सकते हैं या फिर उनकी वेबसाइट पे अभी भी है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है, बट देखिए बहुत ब्यूटीफुल शो। टेलीग्राम पे अवेलेबल है मेरे। हाँ, और 2 वर्जन्स है, दोनों देखिए, एक पुराना एक नया। एनीवेज, तो तब से मैं नील डेग्रास टाइसन के वीडियोस वगैरह बहुत देखता हूँ। तो उन्होंने किसी एक पॉडकास्ट में जब केओस थ्योरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की थी तो कई सारे लोग बहुत पैनिक कर गए थे। अरे बाप रे, मतलब हम अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाँ, सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस। 60 साल की उम्र है यार 10 बिलियन तो है ना अपने पास। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो क्या है कि जैसा इसने बताया कि अगर एक स्टेरॉइड क्यों बोल रहे हैं हम लोग सब, एस्टेरॉइड, मेडिकल डॉक्टर साहब स्टेरॉइड पे आ गए। मैं सोच रहा था कि बहुत देर से बोल रहे हो पर ठीक है। एस्टेरॉइड, अगर एक एस्टेरॉइड बिलियंस ऑफ इयर्स अगो, मुझे लगा क्या पता नई टर्म डिस्कवर कर लियो इतने दिन बैठे हुए साथ में। यार वो होता है जब आप नहीं रहते। फ्रीक्वेंटली आया करो। हाँ, चले अगर हाँ, तो अगर जैसे कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी अगर हमारे सोलर सिस्टम के थ्रू गुजर गई, हाँ, तो उसके इफेक्ट्स मिलियंस ऑफ इयर्स में आते हैं। हाँ, एक और एक चीज थी कि जैसे अभी एक वीडियो में एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे अभी हमारे सामने बाइक गुजरेगी, जो चूज करके आपने किया उसका इफेक्ट पड़ेगा आप पे वीडियो पे। हाँ, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट डाइवर्ट ना हो जाए, तो मैं अभी थोड़ी देर तक बोलते रहूंगा ताकि जैसे बाइक जाएगी हम अपना कन्वर्सेशन चालू करेंगे। बाइक जा चुकी, बाइक है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। देखिए इसका भी इफेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये इतने पास है इसका इफेक्ट इमीडिएटली हुआ है। बाइक गई, डॉक्टर साहब म्यूजिक दोबारा। तो अब मैं मेरा पॉइंट भूल गया ना। तो उन्होंने एक और बात कही थी एक और वीडियो में, दैट सन इज स्लोली रनिंग आउट ऑफ फ्यूल। हाँ, तो लोग फिर टेंशन पे आ गए, अरे यार अंधेरा हो जाएगा, चारों तरफ बर्फ, क्या करेंगे हम। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इतनी विशाल हैं, इतनी बड़ी हैं, हम इतना छोटा हिस्सा है इस यूनिवर्स का कि हम ही नहीं, शायद हमारे आने वाले कई सारे जनरेशंस भी ये चेंजेस विटनेस नहीं कर पाएंगे, हजारों जनरेशंस आगे। तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसमें हम एक चीज जरूर कर सकते हैं कि इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, आप तक कहानियां पहुंचा सकते हैं, और शायद जैसे मैंने कई वीडियो पहले कहा था, अगला आइंस्टाइन जो शर्मा जी का लड़का है वो हमें समझा सकता है कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, या फिर क्या इनके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एनीवेज, बहुत बातें हो गई। दीक्षित बहुत उतावला हो रहा है कुछ कहने के लिए। दीक्षित को एक बार और कैमरा पे लाया जाए, बड़ी अच्छी स्माइल देके बड़ी देर से बैठा हुआ है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मून जा रहा है अर्थ से दूर ना, और हम जा रहे हैं मून के पास। चंदा मामा दूर के पुए पकाए
ये वीडियो खराब कर देगा, बंद करनी पड़ेगी वीडियो। ये वीडियो अभी खराब क्या कर होता देगा, है? बंद करनी। मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूँ, देखिए ये साइंस की डिस्कशन है, मजा बहुत आता है, चीजें आती है, तो इन्हीं चीजों पे फोकस करिए, डिस्कशन इसी के अराउंड रखिए। ये मिट्टी पे कर्ज है हम सबका, हमें इसको चुकाना है इस चीज के बारे में बात करके, जिसकी वजह से हमने ये सो कॉल्ड हमें चीजें चालू करी और आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो ये ध्यान रखिए कि हम इस देश के ऊपर जो हमारा जो हम पे कर्ज चढ़ा हुआ है ना, कि हमें इसको चुकाना है, तो हमें साइंस के ऊपर, साहित्य के ऊपर बात करनी है, कहानियों के ऊपर बात करनी है, उसको आगे ले जाना है। Yes. यही डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं। वही। और मेरे ख्याल से मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, हाँ। है ना, तो आपको कोई पढ़ने का मन हो तो आप ट्रेजोन करके शायद एक एस्टेरॉयड है, हाँ। जुपिटर का, एस्ट्रॉइड। हाँ, जो भी है, मेरी इंग्लिश खराब है थोड़ी, है ना, तो जो भी है एस्टेरॉयड, तो वो वहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर से वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो L4 या L5 पे पड़ा हुआ है। एंड जो नासा का लूसी मिशन है, एक्चुअली वो ट्रोजन एस्टेरॉइड को ही पढ़ने जा रहा है। हाँ, और हम भी सुबह से यहीं पड़े हुए हैं, तो हमें अब चलना चाहिए। बिल्कुल सही हाँ, बोला। तो जैसे आपने देखा है कि इवेंचुअली जब तक जितना लंबा वीडियो चलता है, हाँ। केओस होनी है, हाँ। तो इसके पहले आप यहाँ पर केओस हाँ। विटनेस करें। जय हिंद। जय हिंद। कितना गया? बंद तो कर दो पहले। तो आज हम बात करेंगे 3 बॉडी प्रॉब्लम पे, है ना। तो ये लोग 3 बॉडी प्रॉब्लम पे बात की। काट दे। अरे नहीं, मैंने हेलो दोस्तों, आप लोग आ चुके। मैं चैनल का नाम भूल गया। नहीं, मैं समझ गया। दोस्तों, ये आपने देखा कि बहुत दिनों बाद मैं करूंगा फिर से टेक 2।